हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट किसे कहते हैं और इसका बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। तो इसको पहले मैं यहां से समझ लेते हैं डायग्राम के सहारे, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। याद होगा मैंने थ्योरी में स्टार्टिंग में पढ़ाया था अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या पढ़ाया था? अकाउंटिंग इक्वेशन। ना याद हो तो कॉपी खोल के कल या बाद में देख लेना, 31 नंबर था। ठीक है, जब पहला टॉपिक हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रहे थे तो 31 नंबर जो था अकाउंटिंग इक्वेशन था। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन हमने क्या बताया था तो सबको भूल गया है, पढ़ाया था हमने। चलिए, हमने यही बताया था कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पढ़ाया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उस समय बताया भी था। यह बैलेंस शो कहां पे किया जाता है? बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ध्यान देना, बैलेंस शीट को भी बनाते समय ना, जो बैलेंस शीट हम बनाना सीखने वाले हैं इसमें हम यही तीन चीज शो कराएंगे, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। कितना क्लियर है? और इतना समझना, बैलेंस शीट बनाते समय तीन चीज दिखाएंगे, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। अब पहला सवाल यह कि सर बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं, कब बनाते हैं, रीजन समझिए। तो मैंने बोला था कि यह जो तीनों बनता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है। कब बनता है बाबू? लास्ट में बनता है। कब बनेगा? 31 मार्च को। मतलब जो बैलेंस शीट जो बनेगा ना, वो कब बनेगा? 31 मार्च। क्लियर है? अब बनाने का मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या होता है, तो ध्यान देना। मतलब बिजनेस में यह आइडेंटिफाई पता जो किया जाता है वह बैलेंस शीट से ही पता किया जाता है कि व्यापार में कितने का संपत्ति, मतलब एसेट्स कितने का है, और मतलब लास्ट में व्यापार में लायबिलिटी, मतलब कर्ज कितने का है, और अगले साल का कैपिटल कितने का होगा। इसी को चेक करने के लिए, पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। अगर एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होता है तो हम जानेंगे व्यापार हमारा बहुत अच्छा है, व्यापार हेल्दी है और लंबे समय तक व्यापार का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन लायबिलिटी अगर एसेट्स से ज्यादा हो तो समझेंगे कि व्यापार हमारा अनहेल्दी है और व्यापार कभी भी हमारा खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब संपत्ति से कर्ज ज्यादा हो जाता है तो समझ जाओ आपका वो व्यापार चलने वाला हो नहीं है, स्थिति आपका बहुत खराब है। अगर सारे कर्जदार आपके पास चले जाएं जिसे जिसे लिए हो तो पूरा बेचने के बाद भी आपके पास कुछ पड़ा नहीं रहेगा और भी और लायबिलिटीज पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यह ज्ञात किया जाता है वह किससे? बैलेंस शीट से। मतलब मेरे व्यापार की क्षमता क्या है, ठीक है, वह जो ज्ञात होता है वह ज्ञात होता किससे? बैलेंस शीट से। किससे ज्ञात होता है? बैलेंस शीट से। इसीलिए बोला गया है कि बैलेंस शीट बनाते समय हम तीन चीज ही शो कराते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। और जब एसेट्स और लायबिलिटी पता चल जाएगा तो कैपिटल अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा जी? सपोज मान लो उस व्यापार का संपत्ति है 5 लाख, समझे, कैपिटल नहीं पता है, लायबिलिटीज है 3 लाख, तो आप निकाल सकते हो ना कि हमारा जो कैपिटल होगा कितने का होगा? 2 लाख रुपए का। समझे?
तो दिखाते क्या, दो चीज, और अपने आप हमको पता निकल के आ जाता कैपिटल कितने का उस साल का होगा और अगले साल कितना हमको फॉरवर्ड करना होगा। तो ये ज्ञात सब होता है वो किससे होता है, बैलेंस शीट से ज्ञात होता है। अब इसके लिए रूल क्या होता है, बनाते कैसे हैं, इसके लिए फॉर्मेट दिया है, उसको हम एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। तो यही पे देखो, यही पॉइंट जो हमने बताया है ना, यही लिखा गया है। कहा जा रहा है कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, मतलब कोई अकाउंट नहीं है, इसे एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब जो बैलेंस शीट में किसका समरी दिखाया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस, मतलब बिजनेस के जितने एसेट्स हैं और जितने लायबिलिटीज हैं उसको जो शो करके दिखाया जाता है समरी के साथ, वो किसमें से दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। फिर से बताया जा रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेक्स्ट वर्क ऑफ ए बिजनेस, मतलब अगर एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होता है तभी तो व्यापार को अगले साल लेके जाएंगे जी, नहीं तो अब कर्जे ज्यादा है संपत्ति कम है तो क्या करेंगे, सब बेचने के बाद भी व्यापार कहीं चलो खत्म हो गया, ठीक है नहीं, फिर से किसी से तो फिर से कर्ज ही होगा ना। फिर से बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन द असेसिंग, मतलब बैलेंस शीट क्या क्या हमको प्रोवाइड करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, मतलब बैलेंस शीट से पता किया सकता है कि हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, जो स्ट्रेंथ जो क्षमता है जो ताकत है वो कितने लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट नहीं क्रिएट करते हैं तो हम आसानी तरीके से अपने व्यापार के परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को पता नहीं कर सकते। फिर से बताया जा रहा है ये कंपनी एफिशिएंट इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब इस बैलेंस शीट के सहारे कैपिटल मैनेजमेंट किया जा सकता है, मतलब व्यापार में कितने का कैपिटल हो कैसे पता कर पाओगे जी, बैलेंस शीट के सहारे बनाओगे तो। और लास्ट बताया जा रहा है एक कंपनी एसेट पोर्टफोलियो, मतलब आपके व्यापार में कितने का एसेट्स है इसका सारा रिकॉर्ड जो मेंशन होता है दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है जी, वो किसमें, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। हाँ एक बात याद होगा आपको, मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि व्यापार में जो 500 लिखा क्या क्या, एक्सपेंस, दूसरा इनकम, तीसरा एसेट, चौथा कैपिटल, उसके बाद कैपिटल। तो देखो यह जो एक्सपेंस और यह इनकम है ना, यह टेम्पोररी अकाउंट होते हैं, मतलब उसी साल कितना इनकम और एक्सपेंस किया है सब एडजस्ट करके पता कर लेते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है, और इसीलिए हर साल इसको फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, उसी साल ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते समय क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन जो एसेट्स है, जो लायबिलिटी है, कैपिटल है, हर साल आपको क्या करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, कितने का कैपिटल और इतने का एसेट और इतने का लायबिलिटीज है। तो देखो यही पे नीचे लिखा गया है क्या कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर, मतलब जितने रेवेन्यू मतलब इनकम वाला रिकॉर्ड होता है और एक्सपेंस वाला रिकॉर्ड होता है जो क्लोज कर दिया जाता है कब, जब पीएल अकाउंट बनाया जाता है तो उसको अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया था, फॉरवर्ड क्या किया जाता है, मतलब उसी से पीएल अकाउंट से निकल के आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसको किसके साथ एडजस्ट किया जाता है, कैपिटल के साथ। याद होगा हम पढ़ाए थे कि जब कैपिटल है 5 लाख और जब प्रॉफिट होगा 2 लाख तो कैपिटल के अमाउंट बढ़ जाएगा, हो जाएगा 7 लाख। जब कैपिटल है 5 लाख अब व्यापार में नेट लॉस हुआ है तो कैपिटल माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वहां पे 5 लाख है 2 लाख माइनस हो गया, कितना बढ़ जाएगा 3 लाख, मतलब कैपिटल माइनस एडजस्ट होंगे, नेट प्रॉफिट से जो निकल के आएगा और जो नेट लॉस निकल के आएगा किसके साथ एडजस्ट किया जाएगा, कैपिटल वाले अमाउंट के साथ। अगर कैपिटल उस साल का 5 और कमाया 2 तो हो जाएगा 7, कैपिटल 5 और पूरा लॉस हो गया 3 लाख का तो कैपिटल हो जाएगा 2 लाख, वो किससे ज्ञात होगा, बैलेंस शीट से ज्ञात होगा। इसीलिए हम बैलेंस शीट बनाना सीखने वाले आज की क्लासेस में, तो ध्यान देना कैसे इसको बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे डिटेल दिया है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर से देखो बताया जा रहा है एक्सपेंसेज अकाउंट
विल नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक्सपेंस और इनकम वाला ओपनिंग बैलेंस अगले साल हम नहीं दिखाते हैं, बस ये दिखाते हैं कितने का कर, कितने का संपत्ति, और इस साल का ओपनिंग का कितने का कैपिटल। मतलब ओपनिंग में 3 चीज दिखाते हैं। मतलब ओपनिंग में समझ रहे हो ना, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, जब 1 अप्रैल को शो कराएंगे तो बाद उसको दिखाएंगे कि सर इतने का एसेट्स है, इतने का लायबिलिटीज है, और जो निकल जाएगा तो इतने का कैपिटल है। आधार कुछ नहीं दिखाते, उसी साल एडजस्ट करके उसी साल निकाल लेते हैं। समझे? मतलब कितना कमाया, कितना खर्चा किया, और डिफरेंट कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना नेट लॉस हुआ। क्लियर है? तो हमारी बातें में क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या सीखने वाले हो आप लोग? मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि साल भर क्वेश्चन करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में पता चला कि हमारा क्या है, कर्जे है 1 करोड़ रुपए का और संपत्ति है बहुत कम का, तो परेशान हो जाओगे। ठीक है? तो व्यापार जो हम लोग करते हैं तो हर साल फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में चेक किया जाता है। तो पहले तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जब वो बन जाता है तो बनता है पीएल अकाउंट, जब पीएल अकाउंट बन जाता है तब बनता है बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग नहीं बनेगा तो पीएल अकाउंट नहीं बनेगा, अब पीएल अकाउंट नहीं बनेगा तो बैलेंस शीट नहीं बनेगा। अब पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं जी? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात करने के लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ज्ञात करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, और बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज पता करने के लिए कितने का पड़ा हुआ है। और जब दोनों पता चल गया तो कैपिटल अपने आप पता चल जाता है। ठीक है? तभी तुम जानेंगे व्यापार रियल में लंबे समय तक चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है? मान लो आप व्यापार के मालिक हो और लास्ट में चला 31 मार्च को पता कि बाबू कर्जे हमारा 10 लाख है और संपत्ति 2 लाख है। ठीक है? तो 8 लाख का डिफरेंस हो रहा है, पूरा बेचने उचने के बाद भी 8 लाख कहाँ से देंगे, व्यापार बंद कर। ठीक है? तो यही लोग भग जाते हैं इधर उधर। ठीक है? कुछ दिन के बाद आते हैं तो कुछ ईमानदार होते दे देते हैं, कुछ नहीं होते हैं केस करते रहे लड़ते रहे। समझे? ऐसा होता है। हाँ, जैसे नहीं सहारे की बात ना करे, जैसे मान लो सपोज, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमने क्या आपसे उधार मान लिया है, ठीक है, लिया व्यापार को चला रहे, क्योंकि ऐसा होता है ना, अचानक मान लो आग लग गया उस बिजनेस में, पूरा संपत्ति जल गया, ऐसा भी कभी हो जाता है। तो आप बताओ क्या करोगे? तो वो व्यापार का जो व्यापारी वाले देखते हैं हाँ जल गया कहाँ से लेंगे, तो कुछ लोग ईमानदार होते हैं फिर से मेहनत करते हैं चलाते हैं, और जितना जितना पुराना हिसाब किताब रहता है, ठीक, तो उनके पास तो पूरा रिकॉर्ड खत्म है, लेकिन इस तरह सारा सारा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड है, कुछ जलने वाला नहीं है। ठीक है? कितना कितना बकाया है, किससे कितना लेना है, सब एडजस्ट करके दे सकता है, बहुत ईमानदार रहता है। फिर जाएगा दूसरे का नाम चेंज करके व्यापार स्टार्ट कर देगा। ठीक है? अलग लोकेशन में चला जाएगा, उसी एरिया में रहेगा। तो जब जाहिर सी बात है जब फिर से आपका इनकम लोग देखेंगे फिर दौड़े दौड़े आएंगे, इतना कर्ज है दीजिए, मेरे कंप्लेन करेंगे। ठीक है? हम लोग उस लायक हो गए हो, हमको अब पहले नहीं थे, कोई बात नहीं। और गवर्नमेंट क्या करेगा, कहेगा लो हमको ही पकड़ के ले चलो, जब कुछ है ये नहीं मेरे पास तो। समझे ना? तो ऐसा बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। अब बनाने का तरीका क्या है? तो जो लड़का फॉर्मेट समझ लिया वो बना लेगा, फॉर्मेट नहीं समझ पाएगा वो नहीं बना पाएगा। तो चलिए हम फॉर्मेट समझते हैं, और फॉर्मेट में एक एक करके डिस्कस किया गया, इसके बारे में बताया जाएगा, एक एक करके देखते हैं। या इसी के बारे में लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है, वो हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखो, बैलेंस शीट बनाने का यही तरीका है, यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो इसको ध्यान से समझ लिया, रटना नहीं है, वो बैलेंस शीट बना लेगा, और जो नहीं समझेगा वो बैलेंस शीट नहीं बनाएगा। आपको सर कैसे? तो सुन लो, अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस मिला है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से तीनों बनता है, जानते हो नहीं इतना जी? ट्रायल बैलेंस ही तीनों बनता है। तो ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा लायबिलिटीज कौन है और एसेट्स कौन है। अब कैसे छांटोगे? तो समझने की कोशिश करना। छांटने का तरीका यह है कि सबसे पहले लायबिलिटीज है अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट। मतलब बोला जाता है कि लायबिलिटी आप जो भी रिकॉर्ड रखोगे वो लेफ्ट साइड, और एसेट्स वाला जो भी रिकॉर्ड करोगे वो राइट साइड। समझना? लायबिलिटीज वाला जो भी रिकॉर्ड करोगे लेफ्ट साइड, और एसेट्स वाला जो रिकॉर्ड करोगे वो राइट साइड। क्लियर है? अब चलिए समझने की कोशिश करना। अब कैसे जानेंगे कौन लायबिलिटीज और कौन कैपिटल है? तो मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाया था इसका,
कि कैसे पहचानोगे लाइबिलिटी और कैपिटल क्या है। अरे अकाउंटिंग टर्म जो पढ़ा रहे थे, एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स बता रहे थे, लाइबिलिटीज के बारे में बता रहे थे। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार सीख लो। तो कहा जाता है कि लाइबिलिटी साइड पहले दिखाते हैं कैपिटल। क्या दिखाते हैं बाबू? कैपिटल। तो कहा जाता है कि कैपिटल जितना बैलेंस है उसको नोट कर। अब उसके बाद याद होगा आपको, मैंने ये भी थ्योरी में पढ़ाया था कि व्यापार का स्वामी अगर निजी खर्च के लिए क्या करता है, पैसा निकालता तो उसे कैश में रिकॉर्ड करते हैं। याद है? ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बाबू। और उसको किससे मैनेज करते हैं, एडजस्ट करेंगे? बोलो। कैपिटल से। मतलब मालिक ने दिया 10 लाख और ले लिया 1 लाख, तो माइनस करेंगे ना। चलिए तो यहाँ पर लिखा गया है लेस ड्रॉइंग, मतलब कैपिटल का जितना बैलेंस होगा उसको लेस कर देंगे जितना ड्रॉइंग अमाउंट होगा। अब क्या होता है ये बताया था हमने। चलिए उसके बाद फिर से कहा जाता है लेस करिएगा। क्या लेस मतलब समझ रहे हो ना, घटाइएगा। ठीक है। नेट लॉस मतलब अगर व्यापार में घाटा हो गया है तो उसको भी कैपिटल से क्या कीजिएगा, घटाइएगा। सपोज मान लीजिए 10 लाख और घाटा हो गया 2 लाख, तो कैपिटल कितना होगा, 8 लाख। समझे? तो उसको भी माइनस करना होगा। फिर से क्वेश्चन में अगर आ गया नेट प्रॉफिट तो ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। जैसे मान लो कैपिटल है 5 लाख और उस साल नेट प्रॉफिट हो गया 2 लाख, तो कैपिटल हो जाएगा कितने का, 7 लाख। तो क्या घटाना क्या जोड़ना मैं बता दे रहा हूं। और उसके बाद से ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का इन्वेस्ट किया उसके जगह हमको क्या मिल रहा है जी, तो उसको भी क्या करना हमको जी, ऐड करना है। तो मान लो लगाया था 10 और मिल गया इतना, तो और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सब एडजस्ट करने के बाद जितना बचेगा वो बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। समझे? चलो मैं अच्छे से एग्जांपल बता देता हूं। मान लो कैपिटल था 10 रुपए का। कितने का, 10 का। और मालिक ले लिया था कितना रुपया, 1 रुपए का, मतलब 1 रुपया ले लिया। और घाटा हुआ था 2 रुपया। कितना हुआ था, 2 रुपया। अरे तो प्रॉफिट लॉस होगा ना, दोनों तो होगा नहीं। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, तो 10 दूं, ध्यान नहीं, 10 यह है, लेस करेंगे नहीं तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया। फिर से 2 रुपया माइनस करेंगे, 7 रुपया। तो कैपिटल कितना लिखेंगे यहाँ पे, 7 रुपया। ऐसे बनाना है आपको। समझे? लेकिन अगर मान लो वहां पे नेट लॉस नहीं हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो 10 दूं 12, माइनस करेंगे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 11। ऐसे आपको एडजस्ट करना होगा बनाते समय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या मेंशन करना ये देखिए। फिर से अगला है जितने लोन होंगे उसको किस साइड दिखाना है, लाइबिलिटी साइड। समझे? बोलो। उसके बाद से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। किस साइड दिखाना है, लाइबिलिटी साइड। उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब इनकम किया नहीं और पहले क्या कर लिया, पैसा रिसीव कर लिया, ये भी व्यापार के लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। जैसे आप मेरे पास आए दौड़े दौड़े, कहे सर ये काम कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। आपने पहले पैसा दे दिया और हम काम किए नहीं उस दिन, तो क्या करोगे, एडवांस अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, तो इसीलिए वो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, कर्ज होगा। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक चुकता नहीं होगा। तो यह होता है। उसके बाद लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, क्या मतलब है इसका, वह एक्सपेंस जो हमने कर दिया है, पेमेंट अभी नहीं किया है उस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे हमने पढ़ाया था आपको, मान लो ये बिल्डिंग पूरा रेंट पे है, समझे, और सपोज मान लो ना फरवरी वाला रेंट दिया है ना मार्च वाला दिया है, तो अगले साल कर्ज दिखाएंगे ना कि 30-60 हजार रुपए का कर्ज है, किसका, रेंट का। तो उसे ही बोलते हैं लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कर दिए, जिसका पेमेंट उस साल नहीं किए, उसको क्या करना होता है, क्या करना होता है, देना होता है। और इसीलिए हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, कर्ज। चलो एक हम बताओ और बताओ तुम लोग,
और भी बताओ, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस और क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरी हो गया, समझो। जैसे मान लो हम फरवरी में पूरा काम किए, सर सैलरी नहीं दी, मार्च में पूरा काम किए, सर सैलरी नहीं दिए, तो क्या कहेंगे वो कहेंगे हमारा इतने का कर्ज इनको देना है, हम कहेंगे इनको लेना है, तो मेरे लिए एसेट, क्योंकि लाइबिलिटी। तो मेरे व्यापार में कहा जा रहा है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, वो एक्सपेंस हमने कर लिया लेकिन फिर भी लाइबिलिटी है, पैसा दिया नहीं है। मतलब 2 महीने हम खूब पढ़ाए लेकिन किसी कारण से पैसा नहीं दे पाए, मेरे पास नहीं बचा, तो वो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? कर्ज होगा। तो अगले साल दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तभी तो पैसा देंगे। मान लो सैलरी 2 महीने में नहीं दी और इस साल दिखेबे नहीं कि इतना नहीं दिया, तो अगले साल हम मांगने जाए तो कहेंगे कहां से मांग रहे हो आप, मेरे पास है ही नहीं हिसाब किताब, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये दिखाना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। क्लियर है? चलिए अगला है सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी पढ़ाया था। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर का पैसा जो हमने बकाया ले लिया था, माल खरीद लिया था लेकिन उस साल हमें पैसा नहीं दिया था। मान लो 25 मार्च को खरीदा था और हमने बोला 10 अप्रैल को देंगे, बताओ अगले साल दिखाना पड़ेगा नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। बोलो। तो वो पैसा जो हमने कस्टमर से नहीं सप्लायर को देना है उसे बोलते हैं क्या? लायबिलिटीज है, और उसको दिखाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर है? उसके बाद बिल्स पेबल, ये भी पढ़ाया था थ्योरी में। अकाउंटिंग टर्म्स कोई नहीं पढ़ा, गधे सब इतने हैं। ठीक है, बिल्स पेबल का मतलब वो पैसा जो किसी बिल के अगेंस्ट पे करना है, और जो पे करना है वो हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज है। कितना पैसा? जो पैसा होगा लिख देंगे, समझे? उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट पढ़ाया था हमने। बैंक ओडी अकाउंट मतलब व्यापारी लोग क्या करते हैं ना, एक लोन का भी खाता खुलवाते हैं अकाउंट, और वो बैंक वाला क्या करता है, एक लिमिट देता है कि मैं इतने लाख रुपए तक तुमको कर्ज दे सकता हूँ। बड़े बड़े व्यापारी, सब बड़े बड़े व्यापारी यही करते हैं। एक करेंट है, पैसा कुछ है अभी, फिर से लोन वाला खाता, बैंक से लोन लेते हैं। अब लिमिट गवर्नमेंट देता है कि आपको 20 लाख तक लोन दे सकता हूँ, मतलब 20 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो और आपके खाते में पैसा नहीं है तो। अगर लेट करूँ तो ब्याज लूंगा, टाइम से दे दूंगा कोई बात नहीं है, उसका थोड़ा सा ब्याज लेगा, फिर ब्याज लेगा। मतलब वो पैसा, जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, करंट वाला चलाते हैं, एक ओडी वाला चलाते हैं, तो कभी मान लो करंट वाले में पैसा नहीं रहता है ना, तो ओडी वाले में लिमिट रहता है, मैं आपको पावर देता हूँ कि आप 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसा आपके खाते में नहीं है, वो बैंक वाला समझेगा, बैंक वाला दे देगा, ठीक है ना। लेकिन बैंक वाला क्या करेगा, वो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा देगा, और टाइम से नहीं दोगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज, और टाइम से दी तो थोड़ा बहुत ब्याज लेगा देगा। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं सबके पास होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मालूम पता नहीं कब है कब नहीं है, ठीक है, तो लोन ले लेते हैं व्यापार को दिखा के और उसी से धीरे धीरे पैसा पेमेंट करते रहते हैं, उनको फायदा होता है, ठीक है ना। और कम ब्याज होता है बिजनेस पे प्रॉपर्टी दिखाने के बाद से, ठीक है। अगर किसी पार्टी से ले लो तो खूब ब्याज पे ब्याज जोड़ेगा, अगर बैंक से ले लो तो ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो यह तरीके होते हैं बैंक कोडी। और अगर है शॉर्ट टर्म लोन, मतलब बहुत सारे लोन होते हैं जो लंबे समय तक लोन नहीं लेते, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम में दे दे, ठीक है, 2-4 महीने 5 महीने साल भर के अंदर, ठीक है, ऐसे लोन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। ये सब व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। तो सारा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे जितना पैसा आएगा कैपिटल के साथ, और जितना और लायबिलिटीज है पूरा, समझ में आया? इधर मेंशन करेंगे, और उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में कहा जाता है कि एसेट्स वाला रिकॉर्ड करना है आपको। कौन सा वाला? एसेट्स वाला, ऐसे मतलब हाँ संपत्ति, और आपके पास कितने कितने का संपत्ति है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है गुडविल, नाम सुने हो आप लोग कभी? बोलिए। देखिए गुडविल मतलब होता है इमेज, मार्केट में आपका इमेज क्या है, ठीक है, उसे बोलते हैं गुडविल, और व्यापार के लिए एसेट्स माना जाता है। आपको सर कैसे समझो, जैसे कई सारे व्यापारी होते हैं जो मार्केट में उनका इतना डिमांड है, ठीक है, पूछो मत। आपको सर कैसे समझो, अगर इतने लड़के हो और मैं बोल दूं कि बाबू जाना आज हिंदी टाइपिंग का बुक खरीद लेना,
और कहीं से नहीं खरीदना है, फिर पड़वाना में खरीदना है। तो आप बताओ मैक्सिमम लोग कहाँ दौड़े दौड़े जाओगे? पड़वाना में किस दुकान पे? लक्ष्मी डिपो पे, फेमस है। हमने नाम नहीं रखा है, बोल दे हिंदी टाइपिंग का बुक खरीद लो, केवल पढ़वाना में इतना कंडीशन दे दिया है, तो दौड़े दौड़े कहाँ जाओगे जी? मतलब उसका गुडविल बहुत अच्छा है, मार्केट में इमेज अच्छा है, तो इसलिए इसको एसेट्स माना जाता है, समझे? मतलब एक जो जाने वाला था 10 जो जा रहे हैं, जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहले एक दिन लड़का को आया पढ़ने के लिए, तो इतना अच्छा पढ़ा दिया, दौड़े दौड़े 10 लोग और बुला के लेके चला आया, तो जो 1,000 फीस जमा होगा तो 10,000 फीस जमा होगा। मतलब घंटों तो उतना ही लगेगा, प्रोजेक्टर का चार्ज उतना ही लगेगा, ठीक है, चिल्लाएंगे उतना ही हम। 1,000 मिल रहा था, अब 10 लड़के आए तो कितना, समझे? मतलब हाँ, खर्चा क्या बढ़ेगा? लैब में क्लास वाला खर्चा उतना ही रहेगा, टीचर का सैलरी चाहे वो पढ़ाए चाहे 10 गो पढ़ाए, वो ही रहेगा, ठीक है। अगर वही हम खराब पढ़ा दे तो कोई दूसरा कह रहा कल आएंगे एडमिशन कराएंगे, तो उसको कहना हम बहुत पहुंचना, ठीक है, भाग जाओ, ठीक है। तो ये होता है गुडविल। गुडविल और मार्केट में आपका इमेज क्या है, कुछ समझे? जैसे मान लो आप पढ़ना चले गए और 4 गो पास में पेट्रोल टंकी है, या चाहे थोड़ा थोड़ा दूर भी है, और हमने कह दिया 100 रुपया बढ़ाओ, ठीक है। अगर पासी में 4 दिख रहा है, रिलायंस वाला दिख रहा है, एचपी वाला दिख रहा है, और इंडियन दिख रहा है, ठीक है, और भारत पेट्रोलियम दिख रहा है, तो आप तो दौड़े दौड़े कहाँ भराने जाओगे? रिलायंस वाले के पास जाओगे। उसका गुडविल बहुत अच्छा है, इमेज मार्केट में बहुत अच्छा है, क्लियर है? इसीलिए उसको एसेट्स माना जाता है। ये ना इसको टच कर पाते हैं ना इसको देख पाते हैं, बस वो माना जाता है कि हाँ इतने का गुडविल है, मेंशन किया जाता है। तो टच भी नहीं कर पाएंगे, इसको छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको टच कर ले जा रहे हैं ना, इसका वैल्यू कुछ है, उसको टच नहीं कर पाते ना हमको, बस ये हाँ लगता है कि हाँ ये आ रहा है, ठीक है ना, उसे टच नहीं किया सकता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगला पेटेंट्स, कोई बताएगा? नाम सुने होगे आप लोग, जल्दी से फास्ट, टाइम नहीं मेरे पास, नहीं सुने हो? पेटेंट्स का मतलब होता है कि ऐसा काम, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले दुनिया में नहीं था और आपने उसको लॉन्च कर दिया, उसके नाम से पेटेंट्स हो जाता है आपका। अगर उसका दूसरा कोई इस्तेमाल करता है तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। किसको? आपको वो देगा, बिना मेरे परमिशन का और इस्तेमाल करता है तो, या परमिशन लेने के बाद करता है तो। अगर पता चल गया तो हम कंप्लेन कर देंगे तो बंद हो जाएगा। पेटेंट्स का मतलब, जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं, चलिए आप बताइए बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तो आप बताइए बल्ब क्या वही चल रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे बल्ब आ चुके हैं, लेकिन आप बताइए जब भी कोई पूछता है बल्ब का आविष्कार किसने किया, क्या नाम बताते हो? थॉमस अल्वा एडिसन। मतलब शुरुआत में 1200 बार उसी ने ही फेल हुआ था, तब बनाया था उसने, ठीक है। तो मेहनत स्टार्टिंग उसी का था, तो उसके नाम से पेटेंट हो गया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। अगर उसके नाम का अगर दूसरा कोई इस्तेमाल करता है बिना उसके अनुमति का, तो वो कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, वो फर्म बंद हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, समझे? उसे बोलते हैं पेटेंट्स। मतलब कुछ ऐसा जो दुनिया में पहले नहीं, पहले से था उसे तो दूसरा कॉपीराइट मान लेंगे, वो अलग बात है, जो नहीं था उसे बोलते हैं पेटेंट्स। जैसे आप इसमें कहीं जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो, क्यूआर कोड स्कैन कर दे रहे हो, ठीक है, बताओ कोई सोच समझ के कोई क्यूआर कोड बनाया होगा ना, ठीक है। तो क्यूआर कोड आप लोग सर्च करना, एक लड़की ने बनाई है, ठीक है, किसी कंपनी की, ठीक है, वो हम लोग एक बार फेसबुक को देख रहे थे, तो अमिताभ बच्चन जी वो उस पर डिस्कस हो रहा था कि आपने क्यूआर कोड इतना मेहनत करके इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया आपने, ठीक है, तो आपके नाम से पेटेंट होना चाहिए, क्यों? कंपनी के नाम से है। तो बोली कि हम कंपनी की एम्प्लॉय थे और वहां सर्च करते करते हमने सर्च किया, ठीक है, तो सर्च तो मेरा नाम आता ही आता है, लेकिन पेटेंट हुआ है कंपनी के नाम से। तो कंपनी क्या करेगा? अब उसके बाद से तो सब में क्यूआर स्कैन कर रहे हैं ना, तो शुरू में उसने बनाया है, तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका चार्ज देते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी के थ्रू बनाया गया था। तो क्या करेगा? इतना मेहनत करके बनाया है, फिर तो दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई मतलब है? हाँ, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो बना के अब बताइए, वो ऐसा ही बहुत सारे लोग बनाए, ठीक है, अलग अलग अधिकार है सबका। मतलब कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा आपने कर दिया जो अदर नहीं था, तो आपके नाम से वो अधिकार हो जाता है,
इसलिए उसको भी क्या माना जाता है, एसेट्स माना जाता है, और इसे बोलते हैं पेटेंट्स। कॉपीराइट मतलब कुछ ऐसा जो पहले था उसका डुप्लीकेट नहीं, ध्यान दो। कॉपीराइट मतलब खुद का अधिकार होता है, मतलब कॉपीराइट क्लेम मतलब कॉपीराइट का मतलब क्या ही मत समझना उसका डुप्लीकेट। ठीक है, कॉपीराइट कब मानेंगे उसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो हमने मेहनत करके टैली का नोट्स बनाया, हाँ, और कोई दूसरा संस्था इसका इस्तेमाल करता है, तब हम कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। और मेरा संस्था का ये नोट्स जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मेरा नोट्स है, बहुत मेहनत करके हमने बनाया है, ऐसा नोट्स कभी बना ही नहीं था, सेम वही कॉपी करके वो पढ़ा रहे हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए उसको भी हम अपना एसेट मानते हैं। दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा तो इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अगर मान लो सेम उसी पैटर्न दूसरा कोई पढ़ाने लगे जिस पैटर्न से हम पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमारे पास 100 आएंगे तो उस पर 80 जैवे करेंगे। बोलो, सेम पैटर्न वही हो गया, जो कंसेप्ट हमारा ले लिया, वो नोट्स को ले लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, पढ़ाइए आप अपने तरीके से, वो अपने तरीके से, सेम वही टॉपिक अलग अलग तरीके से पढ़ाइए, सेम नहीं होना चाहिए। नहीं कि ए बी हमने भी लिखा है और आपने भी ए बी लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है, तो देखना अलग अलग बुक आते हैं, वही टैली का बुक खरीद लो तो बहुत सारी कंपनियों को मिलेंगे। ठीक है, ट्रिपल सी का बुक खरीद लो, वही बहुत सारी कंपनियों को मिलेंगे। इसमें कुछ लिखा रहता है, कुछ में कुछ लिखा रहता है, और ये नहीं गलत लिखा रहता है, सही लिखा रहता है। कोई इतना मेहनत करके बनाया रहता है कि लड़कों को आसानी तरीके समझ में आ जाता है। कोई इतना डुप्लीकेट क्या है, डिफिकल्ट बनाया होता है, उसको बहुत दिक्कत होती है। कहता है यार ये बुक नहीं पढ़ेगा सर जी, समझाएंगे समझेंगे, समझे। इसलिए वहां पर उसको भी क्या माना जाता है, एसेट। उसके बाद सब नए ऑप्शन नहीं है, सब पुराने हैं। जैसे मान लो हमारे पास बिल्डिंग पड़ा क्या है, संपत्ति है। मोटर व्हीकल संपत्ति है। फर्नीचर संपत्ति है। जो भी टूल्स है इसके लिए संपत्ति है। करेंट एसेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो भी क्या है हमारे व्यापार के लिए, एसेट है। आउट स्टैंडिंग इनकम बताया था हमने, आउट स्टैंडिंग मतलब आउट स्टैंडिंग वो बकाया राशि, तो कहे आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो बकाया राशि जो हमको देना है, इसीलिए लायबिलिटीज बोला जाएगा। और आउट स्टैंडिंग इनकम, इनकम तो जनरेट कर लिया था लेकिन पैसा मिला नहीं था, उसे बोलते आउट स्टैंडिंग इनकम, और इसलिए करेंट एसेट्स बोला जाता है। समझे। अगला प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी पढ़े हो आप लोग। प्रीपेड मतलब पढ़े हो यार, अरे दिन रात रिचार्ज करते हो गूगल पे फोन पे से, प्रीपेड लिखा रहता है उस पे, लिखा रहता पोस्ट पेड। क्या मतलब, कभी सर्च किया उसके बारे में, बस आए 299 पे डाले और पेस्ट कर दिए। प्रीपेड मतलब क्या, मतलब एक्सपेंस नहीं किया है, पेमेंट पहले कर दिया है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हो क्या कहता है सिम वाला, कंपनी वाला, पहले पैसा दीजिए तब 1 महीना इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो 299 का रिचार्ज करते तो 1 महीना 28 दिन 21 दिन चलता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, अभी खर्चा किया नहीं था, पैसा मैंने पहले ही पे कर दिया था, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है। तो इसीलिए व्यापार के लिए क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। और अगला है क्लोजिंग स्टॉक, सब बेचने के बाद जितना पड़ा हुआ क्या होगा, ये पैसा कहां से आया है, ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में पढ़ा था, ऊपर जो क्लोजिंग है वो कहां से आया है, या पैसा कहां से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। मतलब सब एडजस्ट करने के बाद ओपनिंग 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 जितना था, साल में जो बचा वो ही क्लोजिंग होता है ना, उसी इसीलिए एसेट मानते, इतना संपत्ति मतलब इतने का एसेट संपत्ति है ना। चलिए वो दिखाते हैं। उसके बाद सन्डी डेबिटर, सन्डी डेबिटर मतलब सप्लायर का रखा, सप्लायर याद रहेगा, कस्टमर का पैसा। सन्डी डेबिटर मतलब कस्टमर, मतलब कस्टमर को क्या करते हैं, सन्डी डेबिटर रखते हैं। और सन्डी डेबिटर वाला पैसा क्या होता है, एसेट्स होता है। आप हमसे आए उधार माल खरीद लिए, तो पैसा हम आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। तो अकाउंटिंग के बाद हम बोलते हैं सन्डी डेबिटर, और पैसा लेना होता है, इसलिए व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। और अगला है बिल्स रिसीवर, जिस बिल के अगर हमको पैसा रिसीव करना है, इसलिए इसको भी क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं। कैसे, बैंक, बैंक में तो पैसा और संपत्ति है हमारा, है कि नहीं। अरे बैंक तो पैसा निकालो, पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैश रेंट, जो प्रेजेंट टाइम में मेरा कैश पड़ा हुआ है घर पे काउंटर में, उसे बोलते हैं, ये भी व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। जब टूल्स बहुत सारे हम रखे हैं व्यापार को चलाने के लिए, वो भी एसेट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है,
इसका वीडियो बनाने के बहुत सारे टूल्स हमने रखा है। वो वैसे वो लॉस वाला नहीं है, टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अकाउंटिंग भाषा ऐसे नाम से बोलते, लॉस नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, टोटल जब ई जोड़ेंगे और ई जोड़ेंगे दोनों का बैलेंस क्या होगा? बराबर आएगा। इसमें जोड़ना घटाना नहीं है। क्या इसे जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब एसेट्स के बराबर कौन कौन सा बैलेंस होगा? लायबिलिटी जो है कैपिटल वाला। ये कैपिटल जो है वो, और जो लायबिलिटी कर्ज है वो, और दोनों जोड़ने के बाद जितना बैलेंस आएगा उतना ही एसेट साइड भी आएगा। ना जोड़ना है ना घटाना। समझे? यही बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, और इसी पैसे को अगले साल हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। बताते इस साल को ओपनिंग इतने का है। ये तो फॉर्मेट हम समझाए ना आपको। अगले जब हम क्वेश्चन जब समझा देंगे तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज पहले फॉर्मेट घर से पढ़िएगा, फिर से कल आइएगा, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।